नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना, लखनऊ समझौता और खिलाफत आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम राजनीतिक दृष्टिकोण, मुस्लिम अलगाववाद का विकास, पृथकतावादी प्रस्ताव, पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग की भूमिका। इन टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना। अक्टूबर 1906 में मुस्लिम शिष्टमंडल का संगठन एक राजनीतिक दल के गठन का पूर्वाभिनय था। भारत की राजनीति में इसे सुखद विकास समझा गया और ब्रिटिश नौकरशाही वर्ग में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसी दिन शाम को एक ब्रिटिश अधिकारी ने वायसराय की पत्नी मैरी मिंटो को अपने पत्र में लिखा, मैं आपको संक्षेप में सूचित करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। आज राजनीतिज्ञतापूर्ण एक ऐसा कार्य हुआ है जिसका प्रभाव भारत तथा उसकी राजनीति पर चिरकाल तक पड़ता रहेगा। 6 करोड़ 20 लाख लोगों को हमने विद्रोही पक्ष में सम्मिलित होने से रोक लिया है। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने भी इसे एक बहुत बड़ी विजय बताया और मुसलमानों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह प्रथम अवसर था जबकि वायसराय के निमंत्रण पर भारत के विभिन्न भागों के मुसलमान शिमला में एकत्रित हुए थे। जब वे वापिस अपने अपने घर लौटे तब वे पूरे राजनीतिज्ञ बन चुके थे तथा अलीगढ़ की राजनीति को सारे देश में फैलाने का जिम्मा लेकर लौटे थे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां का औपचारिक प्रस्ताव था कि मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए और उसके लिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा आयोजित की गई। नवाब वकार उल मुल्क इस सभा के सभापति चुने गए। ठीक उसी दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ। नामकरण संबंधी जो पहला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमें उसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। ये राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था। लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा में लीग के उद्देश्यों पर प्रस्ताव डालते हुए कहा, खुदा खैर करे, यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो हिंदू राज्य करने लगेंगे और हमारा जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सदा संकट में रहेगा। इसीलिए मुसलमानों को ब्रिटिश शासन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। अच्छा यही होगा कि मुसलमान अपने आप को अंग्रेजों की एक ऐसी फौज समझे जो ब्रिटिश राज के लिए अपना खून बहाने और बलिदान करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि लीग कांग्रेस की आंदोलनात्मक राजनीति से होड़ नहीं करेगी। यदि लीग की कुछ मांगे होगी तो वे अपने सीधे सरकार के पास आदरपूर्वक रखेगी। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि आपको ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिए और जो लोग इस साम्राज्य के शत्रु हैं उनसे आपको लोहा लेना है। यदि आप ये बात ध्यान में रखेंगे और इसके अनुसार आचरण करेंगे तो आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपका नाम ब्रिटिश भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भावी पीढ़ियां आपके प्रति आभार प्रकट करेगी। 1907 ईस्वी में लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ जिसमें लीग का संविधान स्वीकृत हुआ। इस संविधान में लीग के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए। नंबर 1 है ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में निष्ठा की भावना पैदा करना और किसी भी योजना के संबंध में मुसलमानों के प्रति होने वाली सरकारी कुधारणाओं को दूर करना। फिर नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताएं तथा उच्च आकांक्षाओं को संयत भाषा में सरकार के सामने रखना। नेक्स्ट है जहाँ तक हो सके उद्देश्यों को यथासंभव बिना हानि पहुँचाए मुसलमानों तथा भारत के अन्य संप्रदायों में
मित्रतापूर्ण भावना उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के संविधान के स्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था की गई और खोजा संप्रदाय के धार्मिक नेता आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां के पास पहले से ही इतने काम थे कि उन्हें लीग के अध्यक्ष के नाते कार्यालय का दैनिक कार्य देखने का समय ही नहीं मिल पाता था। इसलिए लीग के वार्षिक अधिवेशन में एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता था। 1908 ईस्वी में बिहार के सर अली इमाम लीग के कार्यकारी अध्यक्ष हुए। इस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की कट्टु आलोचना की और कहा कि जब तक कांग्रेस के नेता इस तरह की व्यावहारिक नीति नहीं अपनाते तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपना पवित्र कर्तव्य निभाना है। वह कर्तव्य है मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक भूल करने से रोकना, अर्थात उसे ऐसे संगठन में मिलने से रोकना जो लॉर्ड मार्ले के शब्दों में चंद्रमा को पकड़ने के लिए चिल्ला रहा है। उसी वर्ष अलीगढ़ के अधिवेशन में 40 सदस्यों की एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई। प्रांतों में भी उसकी शाखा स्थापित की गई। 1912 ईस्वी के पूर्व जब बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, लीग अपने अधिवेशनों में जो प्रमुख मांगे रखती थी, उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने की मांग थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम का विरोध और बंगाल विभाजन का समर्थन करना जैसी मांगे शामिल थी। लीग का नेतृत्व नवाबों और जमींदारों के हाथ में था, किंतु 1911 ईस्वी के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण, जिनमें बाल्कन युद्ध और तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन सम्मिलित थे, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद और विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी। फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। मुस्लिम समुदाय का एक युवा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्षों के प्रति सहानुभूति रखने लगा। 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना निश्चित किया। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता और खिलाफत आंदोलन, जिसके विषय में हमने डिटेल से पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। 1912 ईस्वी में के बाद मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। कांग्रेस भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुसलमानों का सहयोग चाहती थी। फलस्वरूप 1916 ईस्वी में कांग्रेस व लीग के मध्य समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते से देश में सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई। तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय मुसलमानों को आशंका थी कि यदि तुर्की युद्ध में हार गया तो तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया जाएगा तथा खलीफा की शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी। अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने मुसलमानों को सरकार में असहयोग कार्यक्रम अपनाने की अपील की। मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया। फलस्वरूप खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मिलकर एक हो गया। किंतु जब गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के कारण 1922 ईस्वी में अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया, तब मुसलमानों ने गांधी जी की कट्टु आलोचना की और लखनऊ समझौते से स्थापित सांप्रदायिक एकता पुनः नष्ट हो गई। देश में सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। एक स्वतंत्र संघ राज्य की स्थापना करने की बात कही थी, किंतु वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में रहमत अली के विचारों को तात्कालिक परिस्थितियों में अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज माना गया। सन 1930-40 के काल में दो और महत्वपूर्ण योजनाएं प्रकाश में आई। पहली योजना के जनक सर मोहम्मद शाह थे, जिनकी योजना का शीर्षक था कॉन्फेडरेंसी ऑफ इंडिया। इस योजना में संपूर्ण भारत को क्षेत्रीय आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। ये क्षेत्र थे उत्तर पश्चिम में सिंध क्षेत्र, राजपूताना में राजस्थान क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिण राज्यों का क्षेत्र और बंगाल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, जिसमें आसाम भी सम्मिलित था। इस योजना में न तो विभाजन की बात कही गई और न जनसंख्या के विस्तारण की। इस योजना से प्रेरित होकर पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सर सिकंदर हयात खान ने भारतीय संघ से संबंधित
एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत भारत को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों की सीमाओं को बिना खंडित किए विभाजित किया जाना था। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की गई थी तथा केंद्रीय सरकार को बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को कांग्रेस की संविधान सभा की मांग विकल्प के रूप में मुस्लिम लीग के नेताओं को पृथकतावादी प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। 6 फरवरी 1940 ईस्वी को जिन्ना और वायसराय लॉर्ड लिनलिथ के मध्य एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में लिनलिथगो ने अब तक की लीग की नीति को नकारात्मक नीति बताया और जिन्ना से कोई व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करने को कहा ताकि इंग्लैंड और अमेरिका में लीग की नीति स्पष्ट हो सके। जिन्ना ने 25 फरवरी 1940 ईस्वी को लीग की काउंसिल की बैठक में घोषणा की कि मुसलमान अंग्रेजों और कांग्रेस किसी के शासन के अधीन नहीं रहना चाहते थे और वे स्वतंत्र होना चाहते थे। 22 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में भी मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। उन्होंने ये घोषणा की कि मुसलमान किसी भी दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं है। वर्ण एक राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। जिन्ना ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनके महाकाव्य भिन्न है, वीर नायक भिन्न है और उपाख्यान भिन्न है। ऐसा भी है कि एक का नायक दूसरे का शत्रु है और एक की विजय दूसरे की पराजय है। ऐसे दो राष्ट्रों को एक ही राज्य में जोतना, जबकि इनमें से एक अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक है, असंतोष को बढ़ावा देना है और इस आधार पर जो भी भावी प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाएगा वे कुछ ही दिन बाद ढह जाएगा। जिन्ना के इस विश्लेषण पर जिन्ना ने इस विश्लेषण पर लीग ने अपना प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत की पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हो। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था जिनसे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित रहे। प्रांतों में मुस्लिम लीग की कोई शाख नहीं थी। पंजाब में धनी जमींदारों की यूनियनिस्ट पार्टी सर्वाधिक शक्तिशाली थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी का प्रतिनिधित्व था। 1937 ईस्वी के चुनाव में पंजाब विधानसभा में मुस्लिम लीग को केवल 2 स्थान मिले। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में मुस्लिम मतों के केवल 4.6% मत मिल पाए। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समाजवादी कार्यक्रम में मुसलमानों से सहयोग करने की अपील की, किंतु डॉक्टर इकबाल ने इसे मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता को नष्ट करने की योजना बताया। उन्हीं की मध्यस्थता में जिन्ना सिकंदर समझौता हुआ। इसके अनुसार पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के भी सदस्य बन गए। इसके तुरंत बाद बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में और सिंध में सादुल्ला खां के नेतृत्व में इन विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों ने मुस्लिम लीग की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुस्लिम लीग की प्रमुखता और महत्व बढ़ने लगा। इसी दौरान संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी विवाद में मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया। 1937 ईस्वी के चुनावों से पूर्व प्रकाशित चुनाव घोषणा पत्र में कुछ ऐसे विषय थे जिन पर लीग और कांग्रेस के दृष्टिकोण में पर्याप्त समानता थी। ऐसी परिस्थितियों में ये एक सर्वमान्य भावना थी कि चुनावों के बाद संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के 2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। जुलाई 1937 ईस्वी में जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला तो मौलाना आजाद ने
संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खलीकुज्जमा को निम्न शर्तों पर मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नंबर 1 है, मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाए तथा उसके सदस्य कांग्रेस में शामिल हो जाए। नंबर 2 है, मुस्लिम लीग संसदीय दल को भी समाप्त कर दिया जाए। भविष्य में कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में लीग के सदस्य भी त्यागपत्र दे। मुस्लिम लीग द्वारा इन शर्तों को स्वीकार करने का अर्थ मुस्लिम लीग के अस्तित्व को ही समाप्त करना था। अतः जिन्ना और खलीकुज्जमा ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की वृद्धि के कारण ऊपरी तौर पर गौण लगने वाले मसले भी अब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में सहायक हुए, जैसे कांग्रेस के झंडे को फहराना, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाना, उर्दू के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आदि। इससे सांप्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि हुई और यही वैमनस्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो गया। जिन्ना ने इस अवसर का प्रयोग अपने नेतृत्व और मुस्लिम लीग की लोकप्रियता को बढ़ाने में किया। फलस्वरूप 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या, जो मात्र 1330 थी, 1938 ईस्वी में 1 लाख हो गई और 1944 में यह 20 लाख बताई गई थी। जिन्ना मुस्लिम लीग को भारत के समस्त मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार कराने हेतु दृढ़ संकल्प था, जबकि कांग्रेस उसके इस दावे को स्वीकार करने का अर्थ अपनी राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का हनन मानती थी। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, विशेषकर पंडित नेहरू, जिन्ना के नेतृत्व और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि स्वरूप का उपवास करते थे। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसकी तीव्र आलोचना की और कहा कि जब तक भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उसे युद्धरत नहीं बनाया जा सकता। 4 सितंबर 1939 को वायसराय लाल लितिको ने भावी युद्ध को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघ की स्थापना के प्रयासों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग ने, जो संघ की स्थापना में हिंदू प्रभुत्व की संभावना देखती थी, इस घोषणा का स्वागत किया। वस्तुतः युद्ध नीति और भारत के संवैधानिक भविष्य को लेकर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जितनी दूरी बढ़ती गई, उतने ही मुस्लिम लीग और सरकार नजदीक आती गई। लीग ने संपूर्ण संविधान पर पुनर्विचार करने की मांग की, क्योंकि उसका आरोप था कि प्रांतीय स्वायत्तता ने हिंदू आधिपत्य की उनकी आशंका को सत्य सिद्ध कर दिया है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों पर अत्याचार का भी आरोप लगाया और जब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने जिन्ना को कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा की गई तथाकथित ज्यादतियों के संबंध में बातचीत करने को आमंत्रित किया, तो जिन्ना ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा को अपर्याप्त बताया तथा इस नीति के विरोध में कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने का निर्देश दे दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में आयोजन करके स्वागत किया। भारत का राजनीतिक भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में नवंबर 1939 में वायसराय ने जिन्ना, गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद से आपस में विचार विमर्श कर केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सहयोग देने के संबंध में प्रस्ताव मांगा। जिन्ना ने हर प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुस्लिम मंत्रियों को अपनी विधानसभा के मुस्लिम सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। किंतु कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल का
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। स्वयं जिन्ना ने वायसराय से भेंट करके संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना 2/3 मुस्लिम सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर विधानसभा में उस विधेयक को रद्द समझना, कांग्रेस झंडों का सार्वजनिक भवनों पर न फहराया जाना और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता न देने के आश्वासन पर कांग्रेस से सहयोग करने की बात कही। किंतु इस बार वायसराय ने जिन्ना के प्रस्तावों में कोई रुचि नहीं दिखाई दी, क्योंकि वह ऐसे प्रस्ताव को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं था जिससे कांग्रेस और लीग की दूरी घटती हो। पृथकतावादी प्रस्ताव, कांग्रेस लीग सहयोग का अभाव तथा सरकार की कांग्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिनमें सांप्रदायिकता के आधार पर इस उपमहाद्वीप के विभाजन के अनेक प्रस्ताव सार्वजनिक बहस के विषय बन गए। सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने पश्चिम और उत्तर भारत के मुस्लिम बहुल राज्यों को भारत के संघ राज्य के इकाई के रूप में स्थापित करने की बात कही थी। तत्पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली ने उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बाहुल प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र संघ राज्य की स्थापना करने की बात कही थी। किंतु वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में रहमत अली के विचारों को तात्कालिक परिस्थितियों में अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज माना गया। सन 1930-40 ईस्वी के काल में दो और महत्वपूर्ण योजनाएं प्रकाश में आई। पहली योजना के जनक सर मोहम्मद शाह थे, जिनकी योजना का शीर्षक था कॉन्फेडरेंसी ऑफ इंडिया। इस योजना में संपूर्ण भारत को क्षेत्रीय आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। ये क्षेत्र थे उत्तर पश्चिम में सिंध क्षेत्र, राजपूताना में राजस्थान क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिण राज्यों का क्षेत्र और बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र जिसमें आसाम भी सम्मिलित था। इस योजना में न तो विभाजन की बात कही गई और न जनसंख्या के हस्तांतरण की। इस योजना से प्रेरित होकर पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सर सिकंदर इनायत खान ने भारतीय संघ से संबंधित एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत भारत को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय रियासतों और ब्रिटिश प्रांत की सीमाओं को बिना खंडित किए विभाजित किया जाना था। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की गई थी तथा केंद्रीय सरकार को बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को कांग्रेस की संविधान सभा की मांग विकल्प के रूप में मुस्लिम लीग के नेताओं को पृथकतावादी प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। 6 फरवरी 1940 ईस्वी को जिन्ना और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के मध्य एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में लिनलिथगो ने अब तक की लीग की नीति को नकारात्मक नीति बताया और जिन्ना से कोई व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करने को कहा ताकि इंग्लैंड और अमेरिका में लीग की नीति स्पष्ट हो सके। जिन्ना ने 25 फरवरी 1940 ईस्वी को लीग की कौंसिल की बैठक में घोषणा की कि मुसलमान अंग्रेजों और कांग्रेस किसी के शासन के अधीन नहीं रहना चाहते और वे स्वतंत्र होना चाहते हैं। 22 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में भी मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुसलमान किसी भी दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं है, वरन एक राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। जिन्ना से स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि हिंदू और मुसलमान 2 विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनके महाकाव्य भिन्न हैं और वीर नायक भिन्न हैं और उपाख्यान भिन्न है। ऐसा भी है कि एक का नायक दूसरे का शत्रु और एक की विजय दूसरे की पराजय है। ऐसे 2 राष्ट्रों को एक ही राज्य में जोतना, जबकि इनमें से एक अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक है, असंतोष को बढ़ावा देना है। इस आधार पर जो भी भावी प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाएगा वे कुछ ही दिन बाद ढह जाएगा। जिन्ना के इस विश्लेषण पर लीग ने अपना प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, जिसका मुख्य आधार ये था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत की पूर्व और पश्चिम
कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, जिनसे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित रहे। परंतु पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव तथा लीग की अन्य योजनाओं में एक कमी यह थी कि सिंध, सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के अधिकतर मुसलमान देश का विभाजन नहीं चाहते थे। सीमा प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल था और सिंध में भी कांग्रेस समर्थित मंत्रिमंडल था। यद्यपि बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने ही विभाजन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन 1941 का वर्ष बीतते बीतते लीग की निंदा करने लगे तथा विभाजन प्रस्ताव की नई व्याख्या करते हुए कहा कि यह बंगाल पर लागू नहीं हो सकता। पंजाब में सिकंदर इनायत खां के उत्तराधिकारी मलिक हिज्र हयात खां ने जिन्ना का आदेश मानने से इनकार कर दिया। जिन्ना और उसके साथियों के लिए यह स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक थी और इसे आशा में रूप देना अत्यंत ही कठिन काम था। फिर भी अगले 7 वर्षों में मुस्लिम लीग की रणनीति पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए निर्देशित की गई। युद्ध काल में तथा उसके बाद ब्रिटिश नीति पाकिस्तान की मांग की भावना को स्वीकार करने की होती गई। पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए लीग की भूमिका। फरवरी-मार्च 1942 ईस्वी में दक्षिण एशिया में मित्र राष्ट्रों की युद्ध में स्थिति नाजुक हो गई। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः भारतीय समस्या के समाधान के लिए मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रस्तावों के साथ सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स प्रस्ताव के दो भागों में थे। एक तो दुर्गगामी प्रस्ताव जो युद्ध के बाद लागू किए जाने थे और दूसरे तात्कालिक प्रस्ताव जो तुरंत लागू किए जाने थे। दुर्गामी प्रस्ताव में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने तथा उसके द्वारा भारतीय संघ का संविधान बनाने का प्रावधान था। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए इन सुझावों में यह कहा गया कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहेगा तो ऐसे प्रांतों को अपना पृथक संघ और संविधान बनाने का अधिकार होगा। तात्कालिक प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी में युद्ध मंत्री के अधिकारों से संबंधित विषय थे। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली कोई बात नहीं थी। यद्यपि क्रिप्स प्रस्ताव में एक प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई थी। यद्यपि लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान निर्माण के संबंध में स्पष्ट स्वीकृति नहीं थी। यद्यपि कांग्रेस एक सशक्त राष्ट्र के अस्तित्व में विश्वास रखती थी, तथापि कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग जिसमें राजगोपालाचारी प्रमुख थे, पाकिस्तान की मांग की वास्तविकता को स्वीकार करता जा रहा था। राजगोपालाचारी प्रस्ताव था कि भारत की भौगोलिक अखंडता अब एक विवादास्पद विषय बन गई है और यदि संविधान निर्माण के समय मुस्लिम लीग अपने प्रतीकतावादी निश्चय पर डटी रही तो कांग्रेस को उसे अपेक्षाकृत कम अवगुणों वाला विकल्प मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। किंतु भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 29 अप्रैल 1940 ईस्वी को उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तथा जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसमें कहा गया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय संघ से अलग हो जाने की स्वतंत्रता देना देश के लिए अहितकर होगा। इस प्रकार मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को खुली चुनौती दी गई। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने जन आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जिसने शीघ्र ही विद्रोह का रूप धारण कर लिया। लीग ने पुनः आंदोलन की भर्त्सना की। 20 अगस्त को बंबई में लीग की कार्यकारिणी की अध्यक्षता हुई, जिसमें पारित एक प्रस्ताव में कहा गया, कार्यकारिणी का यह निश्चित मत है कि कांग्रेस के इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को परेशान करना है, जिससे वे हिंदू कुलीन तंत्र को शासनभार सौंप दे और इस प्रकार वे मुसलमानों तथा अन्य भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों को
समय समय पर दिए गए वचनों तथा नैतिक उत्तरदायित्व को पूरा न कर सके और साथ ही मुसलमानों को भी कांग्रेस की शर्तों पर तथा आज्ञाओं के आगे झुकने के लिए विवश कर दे। जिन्ना ने मुसलमानों के उस आंदोलन से पूर्णतः पृथक रहने की सलाह दी। कांग्रेस के इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी शीर्षस्थ नेता जेल में डाल दिए गए। इससे जिन्ना को मुस्लिम लीग को और भी सशक्त बनाने में मदद मिली। हर प्रांत में लीग को सुसंगठित किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के लीग नेताओं द्वारा छोटे शहरों व कस्बों में पाकिस्तान का संदेश पहुंचाने के लिए नियमित दौरे किए गए। मुस्लिम लीग के आदर्शों व कार्यक्रम को प्रचारित करने के लिए अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक डॉन को जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से दैनिक में परिवर्तित कर दिया गया था। इस बीच राजनीतिक घटना चक्र बहुत तेजी से घूम रहा था। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल ने भारत के नए गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त होकर आए। लॉर्ड वेवेल ने 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को बीमारी के कारण कारागार से मुक्त कर दिया था। जेल में मुक्त होने के बाद गांधी जी ने सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु जिन्ना से बातचीत करना आवश्यक समझा ताकि समस्या का कोई समाधान निकल आए। गांधी जी ने राजगोपालचारी योजना के आधार पर जिन्ना से बातचीत की। इस योजना की मुख्य बातें ये थी कि युद्ध के बाद भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों को की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। इन प्रदेशों में किसी व्यावहारिक मताधिकार के आधार पर यह तय करने के लिए जनमत लिया जाएगा कि ये प्रदेश भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य अलग बन जाएगा और दोनों राज्यों के बीच प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में एक संधि होगी। इस फॉर्मूले के आधार पर सितंबर 1944 में गांधी जी व जिन्ना के बीच वार्ता आरंभ हुई। जिन्ना ने मुख्य रूप से 3 कारणों से इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। इस फॉर्मूले द्वारा मुसलमानों को अपूर्ण, अंगहीन तथा दिमक लगा हुआ पाकिस्तान दिया गया क्योंकि वे तो संपूर्ण बंगाल, आसाम, सिंध, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान चाहता था। दूसरा, इसमें जनमत संग्रह में गैर मुसलमानों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई, जबकि जिन्ना का कहना है कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों की आवश्यकता है और मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता मुस्लिम लीग है। तीसरा, इसमें प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में संयुक्त व्यवस्था का प्रस्ताव था जिसे जिन्ना मानने को तैयार नहीं था। इस वार्ता के असफल होने से जिन्ना को अत्यधिक लाभ हुआ। एक ओर तो अब देश का विभाजन अधिक चर्चा का विषय बन गया और दूसरी ओर जिन्ना का अखिल भारतीय महत्व बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 14 जून 1945 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल ने भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करेगा, जिसमें गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस परिषद में मुसलमानों व सवर्ण हिंदुओं को संख्या बराबर होगी। यह परिषद लगभग अस्थायी सरकार की भांति होगी। प्रतिरक्षा, सीमांत और कबायली मामलों को छोड़कर सभी मामले भारतीयों के पास रहेंगे। इस योजना पर बातचीत करने के लिए वेवेल ने सांप्रदायिक हितों से जुड़े प्रतिनिधियों का शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस ने ये योजना स्वीकार कर ली, किंतु जिन्ना ने यह दावा प्रस्तुत किया कि कार्यकारिणी परिषद में समस्त मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को ही है। इस आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद परिषद के सदस्य नहीं हो सकते थे। अतः कांग्रेस जिन्ना के इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। जिन्ना ने तो कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत दलित वर्ग के सदस्यों के नाम पर भी आपत्ति की। इस प्रकार जिन्ना और मुस्लिम लीग को हठधर्मी के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। जुलाई 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड के मजदूर दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आश्वासन दिया था
कि मजदूर दल सत्ता में आया तो भारत को स्वाधीनता दे दी जाएगी। चुनाव में मजदूर दल को भारी बहुमत मिला तथा जुलाई 1945 ईस्वी में मजदूर दल की सरकार बनी। चर्चिल के स्थान पर अटली प्रधानमंत्री बने और अमरी के स्थान पर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव बनाए गए। भारत में लॉर्ड वेवेल ने घोषणा की कि युद्ध के कारण जो चुनाव स्थगित हो गए थे वे दिसंबर 1945 में होंगे। ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही स्वशासन स्थापित करने हेतु भारत में संविधान सभा बुलाना चाहती थी तथा चुनाव के बाद प्रांतों में पुनः उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी जाएगी। दिसंबर 1945 के चुनावों में कांग्रेस को सामान्य स्थानों पर तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर सफलता मिली। इन चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मुसलमानों में कोई विशेष प्रभाव नहीं है और मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग कर रही है। प्रांतों में 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगारों का मंत्रिमंडल बना जिनका नेता खान अब्दुल गफार खान कांग्रेसी था। पंजाब में कांग्रेस तथा अकाली दल को मिलीजुली सरकार बनी। बंगाल में सिंध में मुस्लिम लीग की सरकारें बनी। इसके अतिरिक्त आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों में कांग्रेस की भूमिका तथा भारतीय नौसेना और वायुसेना के विद्रोह का समर्थन करने से कांग्रेस इस काल में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इससे मुस्लिम लीग का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। इस उत्तेजित वातावरण में 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की। इस घोषणा में भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया। घोषणा में यह भी कहा गया कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बहुत चिंतित है, किंतु किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुमत की प्रगति रोकने के लिए निषेधाधिकार नहीं दिया जा सकता। यह भी घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल मिशन भेज रही है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल मिशन भारत आया। इस मिशन में सर स्टेफन क्रिप्स, सर एवी अलेक्जेंडर और भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सदस्य थे। इस मिशन के 3 महीने भारत में रहकर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया गया। प्रारंभिक बातचीत में मिशन के सदस्यों ने जिन्ना को यह बता दिया कि उनके द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान में पंजाब के हिंदू बहुल क्षेत्र, बंगाल के कलकत्ता सहित विशाल भूभाग में सिलहट को छोड़कर संपूर्ण आसाम के भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करना न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए केवल आंशिक पाकिस्तान का निर्माण ही संभव होगा। लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक इकाई संभवतः अपनी आत्मरक्षा करने में असफल हो सकती थी। अतः 16 मई 1946 ईस्वी को मिशन ने अपने एक वक्तव्य में अपनी एक योजना की घोषणा कर दी। इस योजना में भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था की बात कही गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत तथा भारत की देशी रियासतें सम्मिलित होगी। संघीय सरकार के पास केवल वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधनों का दायित्व रखा गया। केंद्र को अपने विषयों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए साधन जुटाने का भी अधिकार दिया गया। मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का भी प्रस्ताव किया, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से 210 गैर मुस्लिम और 78 मुस्लिम लीग रखे गए। 3 भागों में विभाजित किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रचलित हिंदू बहुमत के मद को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया गया। खंड ए में हिंदू बहुल प्रांत, जिसमें मद्रास, बम्बई, शिव प्रांत, बिहार, मध्य भारत, मध्य प्रांत, उड़ीसा थे। खंड ए में कौन कौन थे? हिंदू बहुमत प्रांत, जिसमें मद्रास, बम्बई, शिव प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा थे। खंड बी में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल किए गए तथा खंड सी में बंगाल और आसाम रखे गए। इन तीनों प्रांतीय खंडों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। मंत्रिमंडल मिशन योजना का दूसरा महत्वपूर्ण अंश अंतरिम सरकार की स्थापना था।
जिसके अनुसार वायसराय को छोड़कर संपूर्ण केंद्रीय सरकार का भार भारतीयों को सौंप दिया देना था। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य रखे गए, जिसमें 5 कांग्रेस के स्वर्ण सहित हिंदू सदस्य, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य, 1 दलित वर्ग का सदस्य और 3 अन्य अल्पसंख्यकों के सदस्य शामिल थे। गांधी जी ने अंतरिम सरकार में एक राष्ट्रवादी मुसलमान की नियुक्ति पर जोर दिया, किंतु जिन्ना मुस्लिम हितों की रक्षा का अधिकार केवल मुस्लिम लीग द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा ही संभव समझते थे और विशेषकर कांग्रेस के द्वारा अबुल कलाम आजाद को मंत्री बनाने की मांग के वे तीव्र विरोधी थे। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल मिशन योजना के संविधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने संपूर्ण योजना को स्वीकार कर लिया और वे अंतरिम सरकार में जाने की इच्छुक थी। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार को मात्र लीग को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं हुआ, जिससे लीग के सदस्य क्रुद्ध हो उठे। जुलाई 1946 ईस्वी में योजना अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। 10 जुलाई को पंडित नेहरू ने बंबई में एक वक्तव्य दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेने के लिए सहमत है और मंत्रिमंडल मिशन योजना को संशोधित करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझती है। पंडित नेहरू का यह वक्तव्य गलत था, क्योंकि जिन्ना ने अपने लाभ के लिए इसका खूब प्रयोग किया। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को त्याग कर भारी कुर्बानी दी थी। अब उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने की धमकी दी। मुस्लिम लीग द्वारा योजना अस्वीकार करने पर कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। इस पर 12 अगस्त 1946 को गवर्नर जनरल ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण भेज दिया। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार और मंत्रिमंडल मिशन के तथाकथित पक्षपातपूर्ण रवैये के प्रति रोष प्रकट करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय किया। प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सड़कों पर विरोध का मार्ग अपनाया। मुस्लिम लीग के कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त 1946 को सारे भारत में विरोध सभाएं करना था, किंतु इसका दुर्भाग्यपूर्ण रूप कलकत्ता में दिखाई दिया। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और सुहरावर्दी वहां के मुख्यमंत्री थे। सुहरावर्दी ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, इसलिए समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के पास उस दिन के लिए कोई काम नहीं था। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के स्वयंसेवकों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और जब उन्होंने दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया तो उसका विरोध हुआ और इस विरोध ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप धारण कर लिया। कलकत्ता में भीषण हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड में लगभग 4000 व्यक्ति मारे गए। ये सांप्रदायिक दंगे पूर्वी बंगाल के नोआखली जिले और पड़ोस के त्रिपुरा जिले में भी फैल गए थे, जिसमें लगभग 200 व्यक्ति मारे गए। नोआखली में बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया तथा महिलाओं के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया। बिहार में मुसलमान इन दंगों के शिकार हुए। सरकारी सूत्रों के अनुसार यहाँ लगभग 4300 मुसलमान मारे गए। संयुक्त प्रांत में भी 250 मुसलमान मारे गए और पंजाब में मुसलमान व सिखों के मरने वालों की संख्या 3000 तक पहुंच गई। सर्वाधिक हानि तो सिखों को उठानी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। सत्ता का सारा लाभ कांग्रेस को न मिल जाए, इस आशंका से मुस्लिम लीग ने अपने पूर्व निर्णय के विरुद्ध 13 सितंबर को अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अतः संविधान सभा का कार्य मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में भी चलता रहा। इधर दिसंबर के मध्य तक ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवल को भारत से वापस बुलाने का निर्णय लिया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का यह निश्चित मत है कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। लॉर्ड वेवल की युद्ध काल की नियुक्ति बताते हुए
लॉर्ड वेवल की युद्ध काल की नियुक्ति बताते हुए उसे वापस बुला लिया गया और ब्रिटिश राज के अंतिम गवर्नर जनरल वाई काउंट माउंटबेटन को भारत भेजा गया। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत पहुंच गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आने पर अनुभव किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता असंभव है। माउंटबेटन की दृष्टि में भारत की स्थिति अत्यंत निराशाजनक स्थिति में पहुंच गई थी, क्योंकि शासन का मनोबल गिरा हुआ था, सिविल सेवाओं और सेना में स्वामी भक्ति का अभाव था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए देश में जबरदस्त मारकाट मचा रखी थी और कांग्रेस लीग की नीतियों का तीव्र विरोध कर रही थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा विनाशकारी सिद्ध हो सकती थी। अतः 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना प्रकाशित की गई, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया जाना था, जो प्रत्येक दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के देशों के समान होंगे। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए नए स्वतंत्र राष्ट्रों को निर्णय करना था। इस योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधियों की अपनी अलग अलग बैठकों में यह निश्चित करना था कि वे विभाजन चाहते हैं या नहीं। यदि वे विभाजन के पक्ष में निर्णय देते हैं, तब एक सीमा आयोग को नियुक्त करना था जो इन प्रांतों के विभाजन का सीमांकन करेगा। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लिया गया तथा हिंदू बहुल क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों में भारत में ही रहने का निश्चय किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और आसाम के सिलहट जिलों में जनमत संग्रह कराया गया। इस जनमत संग्रह में वहां पर पाकिस्तान में जाने के पक्ष में मतदान किया गया। पंजाब और बंगाल के जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक आयोग को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इस अधिनियम के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई। किंतु नए राज्यों के जन्म की प्रसव वेदनाएं हृदय विदारक थी। कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से कहा कि वे वहीं रहें, उनकी कुछ भी हानि नहीं होगी। किंतु मुस्लिम लीग के नेता हिंदुओं के विरुद्ध घृणा का अभियान चलाने के लिए एकत्र हुए। मुसलमान अपने मन में यह बात तय कर चुके थे कि पाकिस्तान की पाक भूमि में से हिंदुओं का सफाया करेंगे। फलस्वरूप 15 अगस्त से पहले एक देश से दूसरे देश में लाखों की संख्या में लोग जाने लगे। दोनों ओर हिंसा का नग्न तांडव हुआ। पंजाब में काल और बलात्कारों का सिलसिला जोर पकड़ता गया। सीमांत प्रदेश की घटनाओं का प्रभाव भारत के अन्य भागों पर भी पड़ा और वहां भी दंगे हुए। सदा के लिए विदा होते हुए जिन्ना ने कहा, 2 भारत मित्रों की तरह अलग हो रहे हैं और ये सदा मित्र बने रहेंगे। किंतु अब ये बातें सर्वथा थोती थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने हिंसा की राजनीति अपनाकर देश के टुकड़े करवा दिए और पाकिस्तान में सत्ता ग्रहण कर ली। इस प्रकार हमने इस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।